हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 27 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। और दोस्तों अगर आप नए आए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जीता है? तो रोजर फेडरर ने जीता है 6 बार, सबसे ज़्यादा। अगला था, एपेक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा न्यूजीलैंड। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करो। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को दोस्तों 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 में आगे चल कर के पूरे देश में लागू किया गया जब गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्लियर है? तो 26 नवंबर 1949 की याद में मनाया जाता है संविधान दिवस। बात आती है कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ। तो दोस्तों ये मनाया जाना शुरू हुआ संविधान दिवस के रूप में 2015 से। ठीक है, 19 नवंबर 2015 को घोषणा की गई कि अब से संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। अच्छा, इससे पहले दोस्तों 26 नवंबर को कानून दिवस के नाम से मनाया जाता था। कानून दिवस, विधि दिवस या विधि निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 से इसका नाम बदल करके संविधान दिवस कर दिया गया, जिससे लोगों में संविधान के प्रति निष्ठा बढ़ सके, लोगों को संविधान के प्रति अवेयर किया जा सके। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा भारतीय संविधान दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारा भारत का है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारे पास है, भारतीय संविधान। सबसे छोटा संविधान दोस्तों है अमेरिका का, और सबसे पहले लोकतंत्र अमेरिका में ही शुरू हुआ। ठीक है, अमेरिका में ही लागू हुआ सबसे पहले लोकतंत्र। ये भी याद रखिएगा, अमेरिका से भारत के बीच में ये दो कंपैरिजन आपको याद रखना है। एक तो भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट ये, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका का लोकतंत्र सबसे पहले लागू हुआ था, यानी लोकतंत्र लागू करने वाला पहला देश अमेरिका था। क्लियर? चलिए, संविधान को दोस्तों बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ये तो आपको सभी को पता होगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बैठाई गई थी और इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे। तो इन सभी के सहयोग से भारतीय संविधान तैयार हुआ। भारतीय संविधान बनाने के लिए लगभग सभी देशों के संविधान को रीड किया गया, पढ़ा गया, अच्छे से मंथन किया गया, मनन किया गया, और उनमें से भी कुछ जो अच्छी चीज़ें थी उनको लिया गया अपने संविधान में। तो भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत भी हैं, इसी वजह से भारतीय संविधान को दोस्तों कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग। क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है भारतीय संविधान को, क्योंकि इसमें दूसरे देशों से भी काफ़ी अनुच्छेद एकदम हूबहू कॉपी कर लिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, डीआरडीओ ने भारत के पहले हैवी वेट टारपीडो का निर्माण किया, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों वरुणास्त्र। अब भारत के पास हैवी वेट टारपीडो भी है। टारपीडो क्या होता है दोस्तों? जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो मिसाइल्स होती हैं वो हवा में मार करती हैं, ठीक है, जहाज़ से, एयरक्राफ्ट से निकलती हैं और हवा में मार करती हैं। ऐसे ही पानी के अंदर जो मिसाइलें मार करती हैं उन्हें कहा जाता है टारपीडो। क्लियर है? यानी सबमरीन्स वगैरह से जो मिसाइलें अटैक की जाती हैं उन मिसाइलों को टारपीडो कहा जाता है। तो ये हैवी वेट टारपीडो है। हैवी वेट और लो वेट के बारे में मैंने आपको बताया था एक दिन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से भी आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। टारपीडो जो नॉर्मली अभी तक होती थी वो लो वेट की होती थी, यानी वो कम पेलोड वाली होती थी और कम विस्फोटक सामग्री लेकर ही अटैक कर सकती थी, जबकि ये हैवी वेट है तो यानी इससे ज़्यादा विस्फोटक सामग्री लेकर के अटैक किया जा सकता है। क्लियर है? बिल्कुल।
तो वरुणास्त्र अब हो गया है भारत के पास भी, इतना क्लियर है। डीआरडीओ के अध्यक्ष दोस्तों जी सतीश रेड्डी जी ने वरुणास्त्र की प्रोडक्शन यूनिट को मंजूरी दे दी है। अब ये बड़ी मात्रा में डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। तो डीआरडीओ के जो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब है वहाँ पर इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, जबकि इंडियन नेवी के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विशाखापत्तनम के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। क्लियर, वरुणास्त्र। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है हिम सुरक्षा अभियान। क्यों शुरू किया है? इसका उद्देश्य ये है जिससे लोगों में घर घर जाकर के कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। अच्छा, इसी के साथ साथ पूरे राज्य भर में कुछ और भी डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ कौन कौन से टीबी मरीजों के, कुष्ठ रोगियों के, शुगर के या ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं या फिर इनकी बीमारियां कितना प्रभाव डाली हुई हैं, इन सभी के बारे में डेटा भी कलेक्ट कर सकेंगे इसी के साथ साथ। तो ये एक डोर टू डोर कैंपेन है, यानी घर घर जा कर के चलने वाला एक अभियान है जिसके तहत मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो हिम सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानिए। ये रहा मैप में दोस्तों हिमाचल प्रदेश। राजधानी है इसकी शिमला। जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। शिकारी देवी अभ्यारण्य दोस्तों है हिमाचल प्रदेश में ही। हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये है इंडिया का न्यू मैप। इसमें देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है लद्दाख से, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर से, ये भी यूनियन टेरिटरी है। और पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है और हरियाणा से भी शेयर करता है हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर। यहाँ के हाई कोर्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस हैं एल नारायण स्वामी। कौन है? एल नारायण स्वामी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, राजस्थान में बनाई जा रही देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग का क्या नाम है? तो दोस्तों, राजस्थान में भारत की सबसे लंबी पानी की सुरंग बनाई जा रही है जिसका नाम है परवान सुरंग। क्या है? परवान सुरंग है, जो कि पानी की सबसे लंबी सुरंग है भारत की। इसकी लंबाई है दोस्तों 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ये लंबी सुरंग होगी। एक्चुअली में ये सुरंग जो है ये राजस्थान में एक है परवान बांध, उसी परवान बांध पर बनाई जा रही है, इसी वजह से इसका नाम भी परवान है। ठीक है, तो परवान बांध पर पहाड़ को काट करके बनाई जा रही है 8 किलोमीटर लंबी पानी की सुरंग। अच्छा, अभी आपने कुछ दिन पहले ही अटल सुरंग का नाम सुना होगा। अटल सुरंग दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है, सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग। ये भी बहुत ही हाईटेक सुरंग है। इसका भी अभी कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए, अब राजस्थान आया है। राजस्थान से कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स जान लेते हैं जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। इंदिरा रसोई योजना आप सभी को याद होगा, बहुत ही किफ़ायती दरों पर गरीबों को भोजन कराना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना अभी कुछ ही दिन पहले शुरू की गई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 8000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान के सांभर झील के पास पक्षी आश्रय स्थल स्थापित किया गया प्रवासी पक्षियों के लिए। दोस्तों, राजस्थान में कुछ और भी झीलें हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। पुष्कर झील, राजसमंद, जयसमंद और सांभर झील। चलिए, राजस्थान से स्टैटिक पॉइंट्स जानते हैं। जयपुर यहाँ की राजधानी है, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान ये रहा मैप में इंडिया के भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत जी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। सरिस्का टाइगर विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये है राजस्थान में ही। राजस्थान हाई कोर्ट पड़ता है, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती जी। राजस्थान अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? राजस्थान अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। 1 नवंबर को दोस्तों इसका भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार। ये पहला पुरस्कार था और पहला पुरस्कार जीत लिया पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। क्यों? क्योंकि दोस्तों बाघों की संख्या दोगुनी कर दिया है, दोगुनी करके एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। एक्चुअली में हुआ क्या कि बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था 10 वर्षों का सभी टाइगर रिजर्व के द्वारा, लेकिन 10 वर्षों का लक्ष्य इसने 4 वर्षों में ही कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर थे दोस्तों 25 बाघ और महज 4 वर्षों में ही 2014 में थे 25 बाघ और 4 वर्ष बाद यानी 2018 में काउंटिंग हुई तो टोटल 65 बाघ हो गए थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में।
ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इसी को मिला है पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार। किस लिए, बाघों की संख्या को डबल करने के लिए। TX2 का मतलब है टाइगर टाइम्स 2। ओके दोस्तों, दुनिया भर में 13 देशों में टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पर टाइगरों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं टाइगर रिजर्व। और उन टाइगर रिजर्व देशों में टॉप पर आ गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 10 वर्षों का टारगेट केवल 4 वर्षों में पूरा करके। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं डिसाइड होता है कि बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर ये देख करके दिया गया है अवार्ड कि किस टाइगर रिजर्व ने डबल किया हुआ है, अपने 10 वर्षों के लक्ष्य को पूरा किया हुआ है टाइम पर। तो इसने तो टाइम से पहले ही लक्ष्य पूरा कर दिया है। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इससे लिंक करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आया था पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम, मध्य प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है और यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया था। ये आपको याद रखना चाहिए। एक और क्वेश्चन आया था सामने कि सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में, वहाँ पर काला टाइगर देखा गया था, ठीक है, ब्लैक टाइगर देखा गया था। और ब्लैक टाइगर से याद आया गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया था, ये देखा गया था कांजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि है असम में। कांजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर देखा गया था। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय सेना ने कहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण किया। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण किया है। अब दोस्तों ब्रह्मोस जो हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, ये जमीन से, समुद्र से और हवा से, तीनों जगहों से अटैक की जा सकती है। ब्रह्मोस आप सभी को पता है, ये इंडिया और रसिया का संयुक्त उपक्रम है और ये सुपरसोनिक स्पीड पर काम करती है, अटैक करती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मैंने बताया छोटी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल है ये। और अब तो इसकी रेंज भी बढ़ा दी गई है। पहले 250-60 के आसपास होती थी इसकी रेंज, अब इसकी रेंज बढ़ा करके 450 किलोमीटर कर दी गई है ब्रह्मोस की। क्लियर है। अच्छा, अंडमान निकोबार से याद आया, अभी अंडमान सागर में 2 सैन्याभ्यास हुए। कौन कौन से, एक हुआ सिटमैक्स और एक हुआ सिम्बैक्स। तो सिटमैक्स और सिम्बैक्स दोनों ही आपको याद रखना है। सिटमैक्स जो था वो 3 देशों के बीच था, त्रिपक्षीय था। सिम्बैक्स जो था वो 2 देशों के बीच था और द्विपक्षीय था, सिंगापुर इंडिया और इधर ये सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के बीच। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए। तो अभी हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष चुने गए ग्रेग बार्कले। कौन, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले दोस्तों हैं न्यूजीलैंड के। ये 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर हैं और अब ICC के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके लिए वोटिंग होती है और सेकेंड फेज की जो वोटिंग हुई उसमें इन्हें चुना गया है। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले ही शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया था, जुलाई 2020 में इस्तीफा दे दिया था शशांक मनोहर जी, ये इंडिया के हैं, ठीक है। इसके बाद इमरान ख्वाजा एक्टिंग पर थे, यानी कि ये कार्यवाहक थे ICC के अध्यक्ष, क्योंकि ये उपाध्यक्ष थे तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वहाँ पर उस रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अब ग्रेग बार्कले को ICC का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। नीचे ऑप्शन में सौरभ गांगुली दिख रहे हैं, ये BCCI के अध्यक्ष हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष हैं। चलिए ICC के बारे में जान लीजिए। ICC का हेडक्वार्टर है दोस्तों दुबई में, UAE के दुबई में है इसका हेडक्वार्टर और इसके CEO जो हैं वो इंडिया के हैं, मनु साहनी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की। तो अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों अफगानिस्तान के लिए 100 से ज़्यादा उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है। अभी 23 और 24 नवंबर को एक समिट हुई, 23 और 24 नवंबर को जिनेवा में एक समिट हुई, अफगानिस्तान सम्मेलन के नाम से जिसे जाना गया, अफगानिस्तान सम्मेलन 2020। इसमें दोस्तों बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्य थे, भारत था, फिनलैंड था और अफगानिस्तान था। जिनेवा में हुआ था ये सम्मेलन और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने गए थे S जयशंकर जी, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। ओके, तो इसी समिट में भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100 से ज़्यादा परियोजनाओं की प्रोजेक्ट की घोषणा की है। चलिए अब अफगानिस्तान आया है, अफगानिस्तान देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहीं से पाकिस्तान को पार करेंगे तो इधर है अफगानिस्तान। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, देखिए ये रहा अफगानिस्तान,
ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान। क्लियर है दोस्तों। अफगानिस्तान पहले इधर भारत से भी बॉर्डर शेयर किया करता था, लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं ये जो पीओके वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, तो अब ये पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है ये भारत से बॉर्डर ना शेयर करके एक प्रकार से कहें पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर। क्लियर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पर एक डूरंड रेखा थी। डूरंड रेखा जो थी तब वो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, लेकिन अब फिलहाल कहें तो पाकिस्तान यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से और अफगानिस्तान को अलग करती है। यहाँ पर आपको पता होगा मैकमोहन रेखा है भारत चाइना बॉर्डर को से जो अलग करती है, और मैकमिलन रेखा आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में है। चलिए, अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी है इसके प्रेसिडेंट, और यहाँ की करेंसी क्या होती है? अफगानी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। आपकी लाइक और शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के पास 5-5 लोगों के पास कम से कम शेयर ज़रूर किया करो। ईमानदारी से सभी लोग वीडियो देखते हो, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट पाते हो जो पेड मटेरियल्स में दिया जाता है अन्य चैनलों के द्वारा, तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों के पास। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर को भारतीय दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती होती है। दुग्ध क्रांति या ज़्यादा फेमस नाम है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसके जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती होती है। इसी अवसर पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये दोस्तों मनाया जाना शुरू हुआ 2014 से। कब से? 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ है। अच्छा दोस्तों, 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, और विश्व दुग्ध दिवस भी अभी कुछ दिन पहले आया था, वर्ल्ड मिल्क डे। वो कब मनाया जाता है? वो 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे। अगला, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में विनय सीतापति ने लिखी है दोस्तों जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नाम की बुक। इन्होंने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की 100 साल की यात्रा के बारे में बताया हुआ है विनय सीतापति ने। इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि बीजेपी कैसी थी मोदी के पहले और कैसी है मोदी के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे भारत ईट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में रवि किशन को दोस्तों भारत ईट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत ईट जो है ये एक फूड डिलीवरी ब्रांड है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन को बनाया गया है। अगला है, टीसीएस के फाउंडर और इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों फकीर चंद कोहली का निधन हो गया है। फकीर चंद कोहली, एफसी कोहली, ये टीसीएस के फाउंडर थे और इन्हें इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टीसीएस जो कंपनी है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनकर आई हुई है, सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इनफैक्ट ये एशिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो इसके फाउंडिंग सीईओ थे फकीर चंद कोहली, यानी पहले सीईओ थे। इनका अभी हाल ही में 96 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली क्राइम नाम की वेब सीरीज़ के डायरेक्टर कौन है? अगला, एशियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप देख लिए हो, जाओ MZT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्विज सॉल्व करने के साथ साथ आप वहीं से PDF फाइल्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स का भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो MZT ऐप अगर नहीं यूज़ करते हो तो गूगल प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर लो, यूज़ किया करो, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। चलिए दोस्तों रखते हैं बस इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।